हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है उससे रिलेटेड थ्योरी को भी सीखे थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बनाए थे। उम्मीद है आप लोग उस पर बेस्ट जो क्वेश्चन होगा उसको ट्राई किए होंगे। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स का जो मेन पार्ट, जहां से लगभग आप 9th-10th में कभी पढ़े नहीं होते, वहां से जो है अब स्टार्ट करेंगे। तो आइए रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस का बात करते हैं। 12th में अक्सर जो है पूछा जाता है फॉर्मूला, प्रूव दैट μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u μ2 माइनस μ1 बाई r, जो कि इसी पर बेस्ड है। तो पहले समझा उसी फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने चले हैं। देखिए एक स्फेरिकल सरफेस, सपोज कीजिए दो अलग अलग मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है। सपोज कीजिए μ2 ग्रेटर देन μ1। हम लोग जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां रखें, लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो। वैसे तो लाइट हर पॉइंट पर इंसिडेंट, ये लाइट तो सीधे डायरेक्ट पास कर गया ना, ये तो नॉर्मली इंसिडेंट। अब देखो ये लाइट यहां आके इंसिडेंट हुआ, तो अगर पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो क्या रूल है, नॉर्मल ड्रॉ करो। तो देखो नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उसके सेंटर से पास करे, नहीं रेडियस जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यही जो है नॉर्मल का काम करना। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो लाइट जो है μ1 से μ2 वाला मीडियम में जा रहा, μ2 ग्रेटर देन μ1 यानी ये डेंसर है, तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। और सपोज करो इसका इमेज यहां पड़ता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। यहां से यहां रेडियस यानी सेंटर पॉइंट है, तो ये रेडियस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इस पॉइंट को P बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को M बोल दे रहे हैं। देख ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग ऐसा करें, इस एंगल को अल्फा बोल दे रहे हैं, इस एंगल को बीटा बोल दे रहे हैं, इस एंगल को गामा। तो स्नेल्स लॉ अगर यूज करें हम, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या बोलेंगे, μ1 sin i μ2 sin r। देखो I and R are very small, तो साइन I को हम लोग अप्रोक्सीमेटली I, साइन R को अप्रोक्सीमेटली R या tan R भी बोलते हैं। तो देखो तो क्या आ गया, ये आ गया μ1 I μ2 R। देखो इस ट्रायंगल में बात करें, ये वाला जो ट्रायंगल है, अल्फा और बीटा इंटरनल एंगल है, यानी I इक्वल हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। और R प्लस गामा मिल के बीटा हो गया, R प्लस गामा बीटा हो गया, तो R हो गया बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा।
देख, तो म्यू1 अल्फा, म्यू1 बीटा, म्यू2 बीटा, म्यू2 गामा, तो म्यू2 गामा प्लस म्यू1 अल्फा, म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा है ना। अब देखो गामा, अल्फा, बीटा, ये सब कैसे देखा? देखो गामा पूछ रहा है, सब एंगल वेरी स्मॉल है। एक्चुअल में जो है ना, इमेज फॉर्मेशन जो किया जाता है वो पैरेक्सियल रे के हेल्प से किया जाता है, और पैरेक्सियल रे उसको बोलते हैं, जैसे ये जो पॉइंट एम है ना, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होना चाहिए। ये एम पॉइंट समझो यहां पर है, ठीक ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जो क्लोज में रे होता है, नजदीक में रे होता है, उसको पैरेक्सियल रे बोला जाता है, और जो दूर में होता है उसको मार्जिनल रे बोला जाता है। तो हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन मेनली करते हैं वो पैरेक्सियल रे के लिए करते हैं, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे है उसके लिए करते हैं। तो ठीक है, देखो गामा पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली 10 गामा, ठीक ना। ये पॉइंट एम अगर वेरी क्लोज होगा तो अल्फा, बीटा, गामा सब वेरी स्मॉल हो जाएगा, आई आर सब वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो 10 गामा निकालेंगे तो देखो ये जो कर्व दिख रहा है ना, एम से पी का डिस्टेंस, एक्चुअल में एम इतना क्लोज है कि वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई पड़ता है, तो बोलेंगे एम पी डिवाइडेड बाई पी एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा पूछा है, tan बीटा एम पी डिवाइडेड बाई पी सी, और गामा tan गामा निकालेंगे, अच्छा गामा को निकाल चुके हैं ना, अल्फा, अल्फा यानी tan अल्फा, तो tan अल्फा एम पी डिवाइडेड बाई पी है ना, एम पी डिवाइडेड बाई पी। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, इस इक्वेशन में वैल्यू रखना। चलिए इसी में म्यू2 गामा, बोलो गामा की जगह क्या लिख दें, एम पी बाई पी प्लस म्यू1 अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखें जी, एम पी बाई पी ओ, म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा एम पी बाई पी सी, ठीक ना। देखो ना एमपी तो कैंसिल हो गया, पी, हाँ, तो ये जो पी आई है, देखिए तो पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, पी आई हो गया वी, इमेज डिस्टेंस। और ऐसे भी सोचो ना, लाइट इधर से आ रहा है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ए हुआ, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मापेंगे वो नेगेटिव, और उसके डायरेक्शन में मापेंगे पॉजिटिव, तब पी आई तो मुझे पॉजिटिव बोलना होगा। अब देखो पी ओ, तो पी ओ इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही माइनस यू हो गया। पी सी, तो पी सी जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, रेडियस आर लिख दिया। देखो एमपी तो कॉमन होकर कैंसिल हो गया, म्यू2 बाई वी, पी आई के जगह भी, म्यू1 बाई माइनस यू, अब म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। देखो तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, प्रूव्ड हो गया क्या? बस। तो आपके 12th के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर इसको पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, और कभी कभी तो डायरेक्ट कह देगा कि फॉर ए स्फेरिकल सरफेस प्रूफ दैट म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो इसमें तो कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा, ठीक है, तो इसको नोट करें। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं,
उसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। आइए पहले हम लोग डायग्राम को समझें। सपोज कीजिए एक थीन लेंस है। देखो थीन लेंस का मतलब होता है ना कि इसके थिकनेस को निग्लिजिबल मान के चलेंगे, समझेंगे ये एंड एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। और एक बात याद रखना, इसको हम लोग डायमीटर ऑफ द लेंस बोलते हैं। ये जो है ना, इसको लेंस का डायमीटर बोला जाता है। चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस के रूल में सपोज करो लेंस के इस साइड का जो मीडियम, या चलो मीडियम जिसमें लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इधर भी मान लो एयर में, वाटर में, कहीं भी रखा हो। और ये जो मटेरियल है ना लेंस का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग u डिस्टेंस पे रखें, ठीक। तो सोचो लाइट जैसे यहां पे जाके इंसिडेंट, अब लाइट जब यहां जाके इंसिडेंट होगा तो μ1 से μ2 में गया, मीडियम चेंज हुआ ना, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ। सपोज करो इस रिफ्रैक्शन के कारण लाइट इधर जाने लगा और इसका इमेज जो है वो इधर बनाता, अगर दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब कि ये पूरा मीडियम μ2 ही रह जाता, मीडियम चेंज नहीं होता, तब तो लाइट डायरेक्ट यहाँ जाता, यहाँ इमेज बनाता। लेकिन अभी तो ये लाइट यहाँ जाना जरूर चाहेगा, लेकिन फिर यहाँ मीडियम चेंज हो गया और सपोज करो फाइनल इमेज इधर कहीं बन गया। ये इंटरमीडिएट इमेज हुआ, बीच का इमेज हुआ, और ये जो है फाइनल इमेज हो गया, ठीक ना। थीन लेंस के लिए बात किया जा रहा। तो इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार यहां एक बार यहां, ठीक। देखेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट O पर है और इसका इमेज I' पर बन रहा नहीं। ये जो सरफेस है लाइट को ऐसा भेज रहा है कि वो जाके कहाँ मिलता, I' पे। अब पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन ये तो इमेज I' पे ही बना रहा है। तो जैसा कि अभी आप सीखे हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो हम लोग फॉर्मूला अभी प्रूफ किए हैं, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकेंड मीडियम में ही ना हुआ, लाइट इससे इसमें गया, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो μ2/v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस है v1, तो μ2/v1 माइनस μ1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय रेडियस। देखो इसका रेडियस, तो मान लो ये जो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, लेंस में भी एक तरह से दो स्फेरिकल पोर्शन है, इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है। इस साइड का रेडियस r1 है, इस साइड, तो हम इसके लिए लिख रहे हैं तो बाई r1, ठीक। अब अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन का बात हो, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में ये जो I' है
वही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा और उसका इमेज बन गया है आई पर। यानी बोलेंगे आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ठीक, अब आइए फॉर्मूला हम लोग यूज करें तो μ2/v, तो देखो लाइट इससे इसमें गया तो μ1/, देखो सेकेंड मीडियम ये μ1 ना हो गया, μ1/इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस भी हो गया। सोच लो लाइट μ2 से μ1 में गया तो μ1 हो गया सेकेंड मीडियम, अब μ2 हो गया फर्स्ट मीडियम। तो बोलेंगे ना μ1/v माइनस μ2/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रोल में तो v1, और μ2 माइनस μ1 को μ1 माइनस μ2 कर देंगे, क्योंकि सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माइनस करना और यहाँ R2 लिख दें, है ना। मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन में लाइट जो है इस मटेरियल ऑफ लेंस से बाहर निकला, तो ये सेकेंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है। तो बोलेंगे ना μ1/v माइनस μ2/u, तो μu के जगह तो v1 है, μ1 माइनस μ2/R2। तो देखो दो इक्वेशन आ गए। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसको ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखो दोनों को ऐड करोगे तो μ2/v1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में μ1/v, μ1/u, μ2 माइनस μ1/R1, μ1 माइनस μ2/R2, μ1 कॉमन 1/v 1/u, μ2 माइनस μ1/R1, μ2 माइनस μ1/R2, है ना। अब चलिए थोड़ा सोचे, 1/v माइनस 1/u, वैसे तो आप डायरेक्ट लेंस में पहले पढ़े होंगे 1/f का वैल्यू होता है, लेकिन ऐसे सोचिए फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है, यानी समझो पैरेलल लाइट आए और जहां इमेज बने ना उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है, माने वही पॉइंट फोकस का हो जाता है। यानी कि अगर u इन्फिनिटी लें, u के जगह इन्फिनिटी लिखें तो v के जगह मुझे f लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज जहां बनता है उसी को तो फोकस बोला जाता है, तो v हो गया f। तो देखो तो क्या हो गया μ1 1/f 1/इन्फिनिटी, μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। देख लो 1/इन्फिनिटी 0, 1/f μ2 माइनस μ1 μ1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी को अरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं μ2/μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक ना। यानी कोई भी मीडियम में अगर किसी लेंस को रख रहे हैं, थिन लेंस को रख रहे हैं, तो उसका फोकल लेंथ निकालने का यही फॉर्मूला है। एक चीज और सोचो, अगर मीडियम एयर होता तो फॉर एयर जनरली याद रखना बात को, जब भी हम लोग बोलते हैं ना लेंस का फोकल लेंथ इतना है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो किस मीडियम का बात करते हैं? तो समझ लो वैक्यूम का बात करते हैं या एयर का बात करते हैं। फोकल लेंथ जो दिया गया रहता है अलग अलग मीडियम के लिए, एक ही लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग होता है।
तो अगर हम लोगों से कोई पूछे कि फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम कहाँ से समझे मीडियम कौन है? तो समझेंगे वो एयर या वैक्यूम है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। तो फॉर एयर के केस में μ1 को हम लोग 1 लिख लेंगे, और μ2 को अगर म्यू लिख लें, यानी लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ उसका फोकल लेंथ, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख लें, तब फॉर्मूला हो गया μ-1 1/r1 - 1/r2। तो अक्सर इसी फॉर्मूला को लोग बोल्ड करके याद कर लेता है, लेकिन ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है जब हम लेंस को एयर में रख करके देखते हैं। ध्यान से देखा, आप चाहें सेम फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, μ21 - 1 1/r1 - 1/r2। ये कोई नया नहीं है, चाहे 1 μ2 भी लिखते हैं ना तो वो भी वही। μ21 का मतलब हो गया μ2/μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक ना? तो आप चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। हाँ, ये तब हम लोग लिखते हैं जब किस मीडियम का बात हो, एयर का, या अगर कोई मीडियम नहीं बोले तब हम लोग इसको यूज में लाएंगे। अब देखो, अगर कोई ये कहे तुमसे कि एक लेंस एयर में था, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अब उसको वाटर में लेके चले गए, फोकल लेंथ 10 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो देख लो, जब वाटर में ले जाओगे तो μ1 का वैल्यू बढ़ जाएगा, एयर में म्यू का वैल्यू 1 होता है, वाटर में लेकर के चले जाओगे तब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे μ1 जितना ही ज़्यादा होगा, एफ भी नीचे में ना है, फोकल लेंथ नीचे में है, ऊपर में नहीं है, μ1 जितना ही ज़्यादा होगा एफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि जितने ज़्यादा डेंसर मीडियम में ले जाओगे लेंस को, उसका फोकल लेंथ उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक ना? यानी फोकल लेंथ केवल मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, केवल उसके रेडियस पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो किस मीडियम में लेंस को रखा गया है उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब मीडियम का कोई चर्चा नहीं हो तो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि समझो वो एयर में या वैक्यूम में रखा गया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें। हाँ जी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसी में पावर ऑफ ए लेंस। देखो, कोई भी लेंस का जो पावर है वो एक तरह से ये बतलाता है कि वो लेंस जो है लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कराता है। ठीक है, जो लिटरेचर लिखे हैं इसको आगे बताएंगे, पहले आप इसका कुछ मैथमेटिकल मतलब समझें, फिर उसको भी एक्सप्लेन करें। जैसे देखिए, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो आप तो जानते हैं पैरेलल लाइट जाके जहाँ मिलता उसी को तो फोकस कहते हैं, तो फोकल लेंथ पर जाके एक कन्वर्ज कर गया। सोचो, लाइट जा रहा था इधर, चला गया इधर, इतना डेविएशन। सपोज करो ये एच हाइट पे था, ये अगर डेविएशन डेल्टा है तो ये भी डेल्टा। तो सोचो तो अगर tan डेल्टा निकालें परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/f, है ना, tan डेल्टा h/f। देखो, tan डेल्टा को ही, डेल्टा को वेरी स्मॉल रहने पे हम लोग क्या बोल देते हैं, केवल सिंपल डेल्टा बोल देते हैं जब डेल्टा इज वेरी स्मॉल, है ना। देखो, इसमें जो है एक रिलेशन तो मिल गया, tan डेल्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इज वेरी स्मॉल। तब उस केस में डेविएशन का फॉर्मूला हो गया h/f। एक तो ये रिलेशन आ गया, है ना, एक रिलेशन आ गया डेविएशन और फोकल लेंथ का। अगर h हाइट पे लाइट इंसिडेंट होगा लेंस पे, तो उस लाइट में जो एंगुलर डेविएशन होगा वो कितने के इक्वल होगा, h/f के। अब देखो, अगर h का वैल्यू यूनिट हो, 1 हो, तो 1/f किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के, या h का वैल्यू 1 हो तो 1/f किसके इक्वल हो गया, tan डेल्टा। बोलेंगे क्या, when h इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट ऑफ हाइट जो भी ऐसा यूनिट लेंगे तो 1 मीटर हो गया, मतलब h अगर 1 हो तो tan डेल्टा कितने के इक्वल हो गया, तो tan डेल्टा 1/f।
ठीक ना, यहाँ 1 यूनिट लिख देते हैं। तो 1/f, इसी 1/f को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, यानी tan डेल्टा इक्वल हो गया पावर के। ठीक है, 1/f को ही पावर, यानी फोकल लेंथ जितना ही कम होगा डेल्टा उतना ही ज्यादा होगा, इन्वर्सली पर, यानी उतना ही, देखो जितना ही कम फोकल लेंथ का लेंस रहता है उतना ही ज्यादा जो है ना रे को वो कन्वर्ज कराता है, और पहले ऐसे कन्वर्ट डेल्टा और बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा हुआ यही, पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच ए लेंस इंट्रोड्यूसेड इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। लाइट जब इस पर फॉल करता है तो कितना कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, उसी का मेजरमेंट एक तरह से है। ए लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द इंसिडेंट लाइट मोर व्हाइल कन्वर्जिंग इट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो जब कन्वर्ज कराता है तो शॉर्टर फोकल लेंथ लेंगे तो ज़्यादा कन्वर्ज कराएंगे, और डाइवर्जिंग कराएगा कब, जब कॉन्केव लेंस का बात होगा। अब देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए हैं, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। देखो टेंजेंट ऑफ द एंगल को पावर बोलेंगे, बाय विच इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कि अगर यहां से यहां ये यूनिट डिस्टेंस हो तब जो tan डेल्टा आएगा वही क्या चीज का काम करेगा, पावर का। tan डेल्टा ही पावर ऑफ द लेंस हो गया, बशर्ते कि h का वैल्यू 1 हो गया। वैसे आप देखो ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर डेल्टा वेरी स्मॉल है तो डेल्टा h/f आया ना, h को इधर ला दें तो डेल्टा बाई h 1/f, तो यानी पावर क्या हो गया, डेल्टा डिवाइडेड बाई h, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये याद रखना है कि जिस लेंस का फोकल लेंथ जितना ही कम है पावर उतना ही ज़्यादा है। एक रिलेशन ये भी याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो h/f के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट किया जाए। देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक ना, जब बहुत सारे लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दे थिन लेंसेज को, तो कंबाइंड वे में जब सिंगल लेंस का काम करता है तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। हाँ, जैसे आप SC वर्मा वगैरह का बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या करता है, दो लेंस को कुछ सेपरेशन पे रख करके फोकल लेंथ को निकालता है, और स्पेशल केस बना देता है कि कांटेक्ट में रहेगा तो बीच का गैप 0 पुट कर दो। बिल्कुल वो भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आएगा तो उस केस में ना जा करके डायरेक्ट आप इससे काम कीजिए, ये काम आसान है। ठीक है, हालांकि उसको भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप जो है ना टू द पॉइंट एग्जाम में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो फर्स्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट को O पर रखे और उसका इमेज को बनाया I' पर, और यही I' सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और उसका इमेज बन गया I पर। ठीक, तो बोलेंगे क्या कि फॉर फर्स्ट लेंस I' is the image of the object O। ठीक, तो सोचो तो लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/v - 1/u 1/f। तो सोचो इमेज बन गया V1 पर, ये जो लेंस है इमेज V1 पर बनाया, ऑब्जेक्ट है U पर, इसका फोकल लेंथ f1 है। ठीक, अब चलो दूसरे लेंस के लिए बात करें, फॉर सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस।
बोलेंगे क्या कि आई डैश जो है, आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्स एट आई। इसका इमेज कहाँ बन रहा? आई पर। तो 1/v माइनस 1/u 1/f, इमेज आई पर बना तो 1/v1, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो इमेज आई पर बना तो इमेज डिस्टेंस तो v ना लिखना पड़ेगा 1/v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v1 1/f2। देखो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देख लो तो क्या आ रहा। ऐड करोगे तो -1/u, यहां पर 1/v1 और -1/v1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/v माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2। और आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज जहां बोलेंगे क्या, व्हेन u इज इन इन्फिनिटी, यानी पैरेलल लाइट अगर आता और फाइनली जहां वो कन्वर्ज होता उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो मान लो फाइनली यहाँ कन्वर्ज हुआ तो 1/v के जगह 1/f हो गया इन इन्फिनिटी, 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि 1/f हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक ना। इसी f को हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी हम लोग ये बोलेंगे कि अगर इस दोनों लेंस को हटा दो और यहाँ एक सिंगल लेंस रख दो और उसका फोकल लेंथ f जितना आए यहाँ कैलकुलेशन से उसके अकॉर्डिंग रख दो, बस काम हो गया। वो सिंगल लेंस वही काम करेगा जो दोनों मिल के काम करेगा। और यही नहीं, इफ n थिन लेंसेज, मतलब अगर ढेर सारा जो है लेंस कांटेक्ट में हो, थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तो आप इसी फॉर्मूला को जनरलाइज कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 1/f1 1/f2 1/f3 अप टू 1/fn, है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग मेनली आज 3 फॉर्मूला को डिराइव किए हैं। कौन कौन? एक किए स्टार्ट में μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, मतलब रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। दूसरा हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को कि 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और तीसरा हम लोग काम किए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, और इसमें हम लोग वो स्पेशल केस देखे जब लेंसेज कांटेक्ट में हो, और ज़रूरत आपका यही होता है, आपके बुक में भी यही फॉर्मूला है, लेकिन हम आगे वो भी सिखा देंगे कि जब कुछ गैप पे रखा हुआ रहता है तब कैसे काम करेंगे। लेकिन तब तक आप ये फॉर्मूला को बढ़िया से रिवाइज कर ले। आगे मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।